दुल्हन के भारी भरकम लहंगे में वो अंधाधुंध भागे जा रही थी। उसे कोई होश ना था। उसे बस किसी तरह करके यहाँ से निकलना था। वो भागते हुए गली से निकलती दूसरी गली की जानी मुड़ी और एक बहुत बड़ी खुली गली में पहुंचते ही गहरे सांस भरने लगी। इर्द गिर्द देखा तो बहुत बड़े बड़े घर थे। रात की तारीखी फैलती जा रही थी। दूर दूर स्ट्रीट लाइट में वो हर तरफ देखती अब धीरे धीरे चल रही थी। उसकी टांगे थक गई थी। वो बहुत देर से भाग रही थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो अब चाह के भी भाग नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानित लरसा। वो लोग मेरे पीछे आ गए हैं, मुझे निकलना होगा। वो घबराते हुए वहां से तेजी से भागी। अचानक उसकी निगाह गेट की जानिब उठी। वो आध खुला गेट उसे एक उम्मीद दे गया, एक सहारे की उम्मीद। अंधेरे में उजाले की किरण, अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक रास्ता था। वो उस खुले गेट से अंदर दाखिल होती बहुत महारत से गेट के पीछे से छुपती एक तरफ दबक कर बैठ गई। सुहेल, सुहेल। अचानक से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, जी साहब जी। एक आदमी सर झुकाए उस शख्स के पास आन खड़ा हुआ। ये गेट क्यों खुला है? वही रोबदार लहजा और माथे पर बल। जी वो गाड़ी अंदर आई थी, गेट से तो शायद बंद करना भूल गया। उसने जवाब दिया, बंद करो इससे और आइंदा ये गलती दोबारा हुई तो अच्छा नहीं होगा। वो अपनी सर्द आवाज में कहता अंदर की जानिब बढ़ गया। आमना ने छुपकर उस शख्स को देखा जिसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब थी। उसके चेहरे का आधा रुख ही दिखाई दिया क्योंकि वो अंदर जा रहा था। आमना सहम के वापस नीचे दबक कर बैठ गई। काफी देर वो वहीं बैठी रही। आज के हालात और वाकयात पर गौर करती रही। अपने दुल्हन के लिबास को एक नजर देखती गई। शुक्र था कि वो बर वक्त खुद को बचाने में कामयाब हो गई, वरना ना जाने इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होता। आज के दौर में कौन किस पर इतबार करे, कौन किस तरह का बहरूपिया है और इस बहरूपिये के अंदर भेड़िया छुपा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुंह पर हाथ रख के वो अपनी सिसकियों का गला घोंट गई। रात धीरे धीरे सरक रही थी। अभी उसको ठंड लगने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा घर था। इस वक्त वो छुपी हुई बैठी थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उसे पूरी तरह काम के रख दिया था। शायद बारिश होने वाली थी। वो घबरा के इर्द गिर्द देखते ही कारपोश के अंदर अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगी कि उसका लहंगा किसी गाड़ी में बुरी तरह अटक गया। उसने लहंगा छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। इतनी देर में बारिश के मोटे मोटे कतरे उस पर गिरते उसे पल भर में भिगो गए। या अल्लाह मदद, जहाँ इतना सा दिया थोड़ा और दे दे। वो आंसू बहाती लहंगा झटके से छुड़ाती घर के अंदर गई। दरवाजा खुला दिखाई दिया। इर्द गिर्द देखा तो कोई ना था। वो नजर बिछाती घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। एक बहुत बड़ी राहदारी से होते हुए अंदर बढ़ी तो वो घर घर नहीं महल था। इस घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था वो जन्नत में आ गई हो। बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से इसे बनाया था। अपना घर तो सबके लिए ही जन्नत होता है, लेकिन मेरा घर मेरे लिए दोज़ख था। कुर्ब से सोचते आंसू फिर से बहाने को तैयार थे। इससे पहले कि कोई उस तरफ आता और उसे देखता, वो फौरन वहां से निकलती, एक राहदारी से गुजरती, सीढ़ियां चढ़ गई। वो धड़कते दिल के साथ सब जगह देखती, कोई पनाह ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो एक दीवार की ओट में होते छुपी थी। वही शख्स जो बाहर गुस्से से बात कर रहा था। आमना को यही लगा। वो लंबे लंबे कश भरता एक कमरे का दरवाजा खोलते अंदर चला गया। आमना वहीं बैठी उस बंद दरवाजे को देखती रही कि थोड़ी देर बाद वो फिर से कमरे से निकलते एक फाइल लिए वहीं वापस मुड़ गया जहाँ से आया था। आमना ने मौका गनीमत जाना और उस कमरे में घुस गई। वो कमरा देखकर दंग रह गई और वो उस महल से भी ज्यादा खूबसूरत कमरा था। जदीद जदीद और के गिलास मटेरियल से बना वो दिलकश कमरा दिखने वाली हर आंख को ही हैरान कर देने की सलाहियत रखे हुए था। वो दम बखुद उस कमरे को देखे जा रही थी कि उसे कमरे से कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से अलमारी के पीछे छुपी, तभी दरवाजा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने लॉन्ग मैक्सी टॉप ब्लैक फ्रॉक पहना हुआ था। वो लड़खड़ाई हुई अंदर दाखिल हुई। जैन, वो ऊंची आवाज में पुकार रही थी। आमना का दिल धक से रह गया, कहीं वो मुझे देख ना ले। आमना मजीद सीमेंट के पीछे होती बैठी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। उस लड़की ने पलटकर जैन को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मेरा जैन। वो अपनी बाहें पास करते जैन की जानिब बढ़ी कि अगले पल जैन ने उसे पीछे की जानिब धक्का दे दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ाती जमीन बोस हुई। अपने गंदे हाथों से जैन शाह को छूना भी मत। उस शख्स ने गुस्से से नशे में धुत उसको कहा था, क्यों क्यों ना छू? मेरा हक है तुम पर, शोहर हो तुम मेरे, निकाह में हूं मैं तुम्हारे। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, तुम पर अपनी नाराजगी जाहिर करने का सिर्फ मेरा ही हक है। वो उसके गले में हाथ डाले कह रही थी, दूर हो, तुम जैसी गलासत के ढेर को मैं अपने पास भी भटकने नहीं दूं।
छूना तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी शर्ट के कॉलर को झाड़ते नफरत व हकारत से बोला, तुम जो भी कह लो, जब तक निकाह में हो करीब आने से नहीं रोक सकते। वो फिर से उसकी पुश्त पे बासु हायल कर गई। जैन ने झटके से उसके बालों में हाथ डाले, उसे परे झटक दिया। वो उसे गुस्से से धुतकारते हुए बोला, क्या कोई और पसंद आ गई है? वो जख्मी लहजे में पूछने लगी, आएगी तो उसी वक्त निकाह कर लूंगा, उसे अपनी महरम बनाऊंगा, उसके साथ अपनी सुहागरात भी मनाऊंगा और उसे खुद को छूने का मुकम्मल हक भी दूंगा। जितनी जुनूनी तुमसे नफरत नहीं की, उतनी जुनूनी उससे मोहब्बत करूंगा। वो उसे बाजू से थामे कमरे से बाहर फेंक गया और दरवाजे का लॉक लगा गया और खुद अपनी शर्ट उतार के दूर उछाली। उसके मजबूत मसल्स और चौड़ा सीना देखती आमना दहल के पीछे हटी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये शख्स बहुत जुनूनी और गुस्से वाला अपनी बीवी को लेकर जरा भी लिहाज न किया, और अगर इसे जरा भी खबर हो जाती कि कोई गैर लड़की इसके रूम में है तो न जाने क्या सजा देता। खौफ से आमना का सांस थमने लगा। वो जरा से आगे हुई तो बेदिहानी में पास पड़े लैंप को गिरा दिया। जैन जो अपनी शर्ट उतारे अब पैंट से बेल्ट निकाल रहा था, आवाज पर पलटा और अपने सामने दुल्हन बनी एक कमसुन लड़की को देखा, जबकि आमना का तो सांस ही रुक गया। जैन ने लब भींचे उस लड़की के करीब माथे पर बल डाले उसे सर से पांव तक देखा, जो बुला की खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा पुरकशिश उसकी भरी आंखें थी, जिन पर लंबी घनी पलकें लरस रही थी। इन आंखों में एक दर्द था। वो जैन के 2 कदम मजीद पास होने पर दीवार में जा समाई। वो थर थर कांपने लगी। जैन ने आगे होते हुए उसके दोनों तरफ में दीवार पर हाथ रखे उसको महसूस किया था। मारना मत। आमना ने फौरन अपना चेहरा छुपाया, दांत पे दांत जमाए उस लड़की को देखा जो वाकई मासूम थी या मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? वो दरवाजे से आमना ने डरते हुए कहा, जबकि हाथ धीरे से नीचे किए। वो गहरी नजर से उसके चेहरे का तवाफ करते पूछ रहा था। जी आमना, वो नरम आवाज में बोला। किसने भेजा है तुम्हें अब की बार? पीछे होता वो दराज से सिगरेट निकाल कर वो पूछने लगा। किसी ने नहीं, मुझे पनाह चाहिए थी। वो हिकलाते हुए डरे डरे लहजे में बोली, अपनी शादी से भागी हूँ। वो उसको सर से पांव तक देखते अब दिलचस्पी से पूछ रहा था। आमना ने डर के पहले नफी में गर्दन हिलाई, फिर अगली ही लम्हे सरा इस बात में सर हिला दिया। जबरदस्ती कर रहे थे क्या? घर वाले नहीं, अब की बार सब कुछ याद करती उसकी आवाज सकला गई, जबकि लहजनम फिर भागी क्यों धोखा था सब एक ख्वाब। अब आप मुझसे निकाह कर लें प्लीज। तो अचानक से उस पर बम फोड़ गई। क्या कह रही हो? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? प्लीज मुझे पनाह चाहिए और आपको एक अच्छी वफादार बीवी। मेरी मदद कर दें प्लीज। वो उसके आगे हाथ छोड़ गई। तुम पागल हो जैन, शैसी कैसी ऐसे किसी राह चलती से निकाह करेगा? वो खुदरे मगरूर लहजे में बोली, मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ। वो कहते कहते अचानक आमना की जबान को ब्रेक लगी। बात मुकम्मल करो। आमना ने सर झुकाए उसकी जानिब देखा। मुझे यहाँ से जाना है, वो अब की बार संजीदा लहजे में कहती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। और तुम्हें लगता है कि जैन शाह तुम्हें जाने देगा? उसकी आवाज पे आमना के कदम थमे, जबकि दिल जोरों से धड़का। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? वो उसके करीब आते पूछने लगा। अजहर खान। आमना के जवाब पर एक पल को जैन शाह की आंखों का रंग सुर्खी माइल हुआ। क्या हुआ? चौंक गए? वो नाम ही ऐसा है, लेकिन मैं तुमसे निकाह करूंगा भी इसी वक्त, अभी। वो बात मुकम्मल करती कि जैन ने उसकी बात पर उसे टोका। अचानक मेरे बाबा का नाम सुनकर आपको एहसास हुआ कि मैं राह चलती लड़की नहीं हूँ, आपसे शादी करने के काबिल हूँ, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। वो मुंह बना के कहती दरवाजे के लोग पे हाथ रख के, तुम्हारा इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन निकाह अब मुझसे ही होगा और अभी होगा। जैन शाह की हदूद में जो चीज आती है वो उसकी ही हो जाती है, और तुम तो जैन के कमरे में खड़ी हो और जैन तुम्हें छोड़ देगा। जैन ने उसे तहसे अंदाज अपनाते कहा, आप एक बात समझ लें, मैं कोई चीज नहीं, जीती जागती इंसान हूँ, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ से जा भी सकती हूँ अपनी मर्जी से। किसी की जरूरत नहीं कि मुझे रोके। जैन की नरमी से कही बातों पर वो अपना सारा डर भुलाए उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती उससे भड़का गई, जबकि अगले ही पल जैन ने उसे बिस्तर पर जोर से पटका। अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वो मजबूत जिसामत का मालिक खूबरू मर्द उस वक्त आमना के बिल्कुल सामने खड़ा था। निकाह तो तुम्हें करना होगा, वरना सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास। मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत करें मिस्टर जैन, मैं किसी से नहीं डरती। अंदर ही अंदर बुरी तरह सहमी वो लड़की बज़ाहिर बहादुर बने फिरी थी। ये तो तुम्हारे बाप को यहाँ बुलाने के बाद पूछूंगा। जैन की बात पे लब भींचे उसके चेहरे पर एक तारीख लहराया। हरगिज नहीं, आप उन्हें नहीं बुलाएंगे। वो उसके पास जाती 2 कदम के फासले पर रुकते बोली, तुम्हारे बाप का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है,
बाप को बुलाऊं या मुझसे निकाह? फैसला तुम्हारा है। वो पुरसुकून अंदाज में बोला था। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? वो आंखों में आंसू लिए बोली, जो भी समझ लो। वो बेरहमी से बोला था, आप क्यों करना चाहते हैं मुझसे निकाह? मेरा इरादा नहीं था, तुमने खुद ही मेरे जहन में डाला। अब भुगतो। वो भी फट से जवाब देता। अपनी सिगरेट फिर से कश लगाने लगा। जब आमना अपने हाथों की उंगलियों के एक दूसरे में उलझाए बेचैनी का शिकार हुई। कहाँ चली गई? कुछ तो पता चले। कितनी देर से अजहर खान के आदमी आमना को तलाश कर रहे थे। खान जी हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन बीबी जी कहीं नहीं मिली। उसने सर झुकाए कहा तो अजहर खान का भारी हाथ उस पर उठा। मुझे वो हर हाल में चाहिए। जानते हो ना, वो ना मिली तो जमशेद खान क्या करेगा? ढूंढो उसे कहीं से भी। पताल में भी छुपी है तो उसे ढूंढ के लाओ, वो भी जिंदा। अजहर खान चलाया था, जबकि सब एक बार फिर सामने की तलाश में निकल गए। अगर ये लड़की ना मिली तो नहीं, इससे मिलना होगा। या खुदा, मेरी बेटी तेरे हवाले है। वो कुर्ब से अल्लाह से दुआ मांग रही थी। लेकिन जब नीयत में खोट हो तो दुआएं कम ही कबूल होती हैं। जमशेद के साथ आज आमना का निकाह था, लेकिन किसी वजह से जमशेद ना आ सका और आमना को मौका मिल गया और वो फरार हो गई। ऐसे में उन्हें आमना को ढूंढने का मौका तो मिल गया था, लेकिन अभी तक उन्हें आमना नहीं मिली थी। सुबह के 6 बजे वो आमना को कमरे से लिए निकला, जबकि फोन पे अपने खास आदमी को निकाह खां और बाकी इंतजामात मुकम्मल करने का वो कह चुका था। जैन कौन है ये लड़की? जमीला बेगम ने हैरानी से दुल्हन के लिबास में कमसुन लड़की को जैन के साथ उसके कमरे से निकलते देखा तो सीढ़ियां उतरते वो बुरी तरह ठटकी थी, जबकि उनके पीछे वो लड़की जोया पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। जैन जिससे लड़कियों से एलर्जी थी, जो किसी भी लड़की को अपने नजदीक नहीं भटकने देता था, यहाँ तक कि वो कितनी बार उसके करीब होना चाहिए क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन वो उसे छूना तो दूर की बात, देखना भी गवारा नहीं करता था। उसकी नजर में जोया एक आजाद ख्याल लड़की थी, जिसका सजना संवरना दुनिया के सब मर्दों के लिए था, और वह ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में मजबूरन अपना नाम तो दे गया था, लेकिन वो मुकाम ना दे सका जो जैन की बीवी को मिलना चाहिए था। ये आमना है, मेरी होने वाली बीवी। जैन ने बिना किसी झिझक के तारुफ करवाया। क्या क्या बोल रहे हो जैन? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम तो शादीशुदा हो और ये लड़की तो मेरे निकाह में आने वाली औरत मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। फिर एतराज का जवाब पैदा नहीं होता। वो कलाई पे पहनी घड़ी पर वक्त देखते बोला, तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते जैन। जोया उसके करीब जाते बोली। उसका लहजा रोंदा हुआ था। दूर रहकर बात करो। जैन के लहजे में हकारत थी। वो बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जैन एक बार जो फैसला ले लेता है फिर पीछे नहीं हटता, और बाकी थोड़ी देर में जैन उस लड़की से निकाह कर लिया। निकाह नामे पर दस्तखत करते आमना के हाथ लरसे थे, लेकिन आंखों में आंसू लिए वो ये भी कर गई, जब फैसला ले लिया था तो फिर डर किस बात का। और जब जैन को सारी हकीकत का पता चलेगा तब उसका दिल सूखे पत्ते की मानित लड़सा। डरते हुए जैन की जानिब देखा, जो बहुत ही संजीदा था। उस जमशेद से शादी करने से बेहतर था कि मैं एक बाइज्जत शख्स से निकाह कर लूं। भले मैं सारी सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे खफा हो जाए, लेकिन मना लूंगी। वो दिल ही दिल में आने वाले वक्त को सोचती मुतमईन हो रही थी, लेकिन यही नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी आजमाइश में पड़ने वाली थी। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जोया ने कमरे का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। रो रो के उसका बुरा हाल था। बस कर दे मेरी जान। आपको पता है जैन शाह जो ठान ले उससे फिर पीछे नहीं हटता। जमीला बेगम ने बिलक बिलक के रोती जोया को संभालना चाहा, जबकि खुद भी गुस्सा थी। वो घबराई हुई जैन के रूम में बैठी थी। कुछ देर पहले ही वो इसके कमरे में पनाह लेने आई थी, और अब वो इस कमरे की मालकिन बन गई थी। उसे इस लड़की के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था, लेकिन आमना भी क्या करती। वो मजबूर थी, उसे खुद को सिक्योर करना था। अपने बाप और जमशेद से जैन कमरे में दाखिल हुआ तो वो झट से सोफे से उठ खड़ी हुई। जहन ने गहरी मुस्कान से उसे देखा। आमना का नन्हा दिल पसलियों से टकराने लगा। वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि जैन उसकी तरफ बढ़ने की बजाय अलमारी की जानिब बढ़ गया। वहां से कुछ पेपर्स लिए वो खामोशी से बाहर निकल गया। आमना फिर से चुपचाप वहीं बैठ गई। सारा दिन गुजर गया, कोई भी रूम में नहीं आया था। आमना को भूख भी जोरों की लगी थी। हालात कैसे भी हों, पेट की भूख तो कभी नहीं मिटती। पेट में भूख से अब शदीद उबाल उठ रहे थे। कल दिन से उसने कुछ नहीं खाया था और अब मजीद भूख बर्दाश्त करने से उसकी आंखें नम हुई थी। एक तो वो इतना बड़ा फैसला करके बिना जैन को जाने बिना उससे निकाह कर लिया, और अब उसके रहमो करम पर बैठी थी। बेख्तियार उसे अजहर खान और जमशेद याद आया तो वो परेशान हो गई। वो उठी, कमरे से बाहर निकली। अंदाजे से चलते वो किचन को ढूंढती किचन में आई, जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। इतना बड़ा महल मुलाजमों से खाली था। आमना थोड़ी हैरान हुई, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन में ऐसा लग रहा था कि जैसे आज जैसे आए ही ना हो। वो एक तरफ रखे फ्रिज की जानी बढ़ी, उसे खोला तो आंखें खुशी से भीग गईं। बर्गर, पिज्जा, बारबेक्यू चिकन और इन जैसी चीजों का ढेर लगा था।
उन्हें देखकर आमना की भूख चमक ही उठी। वो उनमें से चंद चीजें निकालते शेल्फ पर रखने लगी, लेकिन उसका भारी दुपट्टा बार बार उसे तंग कर रहा था। उसे उतार के उसने एक कुर्सी पर टकाया और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। मजे से सब शेल्फ पे रखते अब वो प्लेट में अपने लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी। उसके मुंह में पानी भर आया। सब कुछ निकाल लेने के बाद वो तसल्ली से बैठी। 1 मिनट अभी उसने खाना शुरू नहीं किया था कि अचानक अपने पीछे से आती आवाज पर चौंकी और पलट कर देखा। सैन की पहली बीवी जोया उसे खूनखार निगाहों से देख रही थी। वो गुस्से से आगे बढ़ते उसके आगे से प्लेट उठा चुकी थी और बहुत ही गुस्से से शेल्फ पर पटकी। किसकी इजाजत से तुम मेरे किचन में दाखिल हुई? वो उसे देखते बोली। आमना के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। वो खामोश ही रही। बोलो, क्यों आई हो तुम यहाँ? खाना चोरी कर रही थी? जोया के नए इल्जाम पर आमना की आंखें हैरत से फैली। समझती क्या हो तुम खुद को? मेरे जहन के कमरे में पहुंच गई हो तो क्या मेरी हर चीज पर कब्जा कर लोगी? उसे बाजू से सख्ती से दबोचे वो फनकारी थी। तुम भले कम सुनो खूबसूरत हो, लेकिन जहन पर पहला हक मेरा है। जोया कस समझी तुम। उसे झटके से छोड़कर बोली, आइंदा मेरे किचन में कदम भी रखा तो टांगे तोड़ दूंगी। जिससे निकाह किया है उसे से कहो तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करे। वो सब चीजों को वापस बॉक्स में रखते बिना उसे देखे बोलती जा रही थी, जबकि जैन ने उसकी सारी बातें सुनी थी। आमना की जानी पीड़ थी। वो हसरत से उन चीजों को देख रही थी। भूख से उसकी जान निकली हुई। जोया ने सब कुछ वापस फ्रिज में रखते पलट के आमना को देखा, लेकिन उसके पीछे जैन को देखकर अपने लब भींचे। जैन का चेहरा बेतासुर था। जोया ने गुस्से से अपना रुख फेर लिया, जबकि आमना ने खामोशी से अपना काम दार दुपट्टा चेयर से उठाते खुद पर ओढ़ा और नम आंखों से किचन से जाने लगी कि जैन को देखते वो ठटकी। जैन अंदर बढ़ा और आमना की जानिब देखा। उसकी आंखों में शिकवा देखकर माथे पर बल डाल गया और अगले ही पल उसे कलाई से थामे वापस रूम में ले जाते बिस्तर पर गिरा दिया। उसके इस अमल से आमना दंग रह गई। किससे पूछ के कमरे से कदम बाहर निकाला तुमने? वो उसके पास बिस्तर पर एक टांग जमाता झुका था। आमना सहम के पीछे हटी। मुझे भूख? क्या भूख? भूख से मर तो नहीं गई थी ना? तुम्हें आदत होनी चाहिए तुम्हें भूखा रहने की। वो मुंह बना के बोलता पीछे हटा। आमना को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। आइंदा बाहर मत निकलना, इसी कमरे में रहना है। तुम्हें तुम्हारी औकात का खाना मिल जाएगा। सैन ने फोन पे किसी को मैसेज करते उसे सरसरी अंदाज में कहा। क्या मतलब? क्या है मेरी औकात? वो भी उठी। अजहर खान की बेटी की औकात मेरी नजर में 2 कौड़ी की भी नहीं है। वो गुस्से से फुनकारा था, जबकि आमना को अपना दिमाग घूमता दिखाई दिया। वो खुद को बामुश्किल संभालते उसके सामने जा खड़ी हुई। तो आप बाबा के दुश्मनों में से एक हैं। पल में आमना ने अंदाजा लगाया, जबकि जैन के चेहरे पर अब भी वही तासुरात थे। आपने मुझे पागल बनाया। आमना ने अपना सर दोनों हाथों में थामा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैन ने आगे बढ़कर आने वाले से एक शॉपर थामा और लाते ही बिस्तर पर पटका। बहुत भूख लगी है, ये लो खाना। दोबारा खाना 24 घंटों के बाद ही मिलेगा। वे कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया। आमना की आंखों में आंसू बहने लगे और ना जाने कितने लोगों से उसे अपने बाप की दुश्मनी में खुद को आरासा करना होगा। उसका सर शदीद दर्द से फटा जा रहा था। भूख भी उसे बेहताशा लगी थी। पेट में बकायदा दर्द होने लगा था। आगे बढ़कर उसने शॉपर खोला तो उसमें से एक छोटे से शॉपर में रोटी और दूसरे शॉपर में दाल थी। उनकी मिकदार इतनी नहीं थी कि एक वक्त में भी उसका पेट ना भरता। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वो यहाँ खुद को अपनी इज्जत को बचाने के लिए पनाह लेते इस शख्स की जिंदगी में शामिल हुई थी। न जाने क्या दुश्मनी थी इसके अजहर खान से, जिसे अब मुझे भुगतना पड़ेगा। वो कब से सोचती प्लेट में रोटी निकाल रही थी। उसने जिंदगी में खाने की कभी बेहुरमती नहीं की थी, इसलिए जो भी मिल जाए वो सबर शुक्र करके साथ खा लेती थी। अभी भी वो दाल रोटी खाते पुरसुकून हुई थी और अब खुदा का शुक्र अदा करते बची हुई रोटी वापस शॉपर में डाले और एक तरफ रख दिए। पानी तक ना था रूम में और प्यास से उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वो पानी के लिए कहाँ बाहर जाती? पता नहीं ये जैन है कौन जो मुझे यहाँ कैद कर गया। वह बिस्तर पर गुजरे वक्त को सोचते नींद की वादियों में खोने लगी और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई और वो कितनी देर सोती रही। आंख तब खुली जब उसे अपने जिस्म पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो रेंगता हुआ उसकी पिंडलियों से ऊपर आ रहा था। उस पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ तो झट से आंखें खोलते हुए वो पीछे हटी। कमरे में नीम रोशनी थी और गहरी खामोशी। आमना का दिल जोरों से धड़का। वो झटके से उठ बैठी। अपने पास जैन को देखते वो डरते हुए गहरे सांस भरने लगी। क्या हुआ? इतना डर किस बात का है? वो भी उसके नजदीक हुआ। मुझसे दूर रहो, वो बोली। निकाह दूर रहने के लिए तो नहीं किया था। वो झटके से उसे अपनी गोद में बिठा गया। वो उसके बहाना सीने पर दोनों हाथों से पेश करते उसे पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर जैन ने उसके दोनों हाथों को एक ही हाथ से पीछे की जानी मरोड़ा।
کہ लबों से चीख निकली, मुझे मज़ाहमत करती लड़कियां पसंद नहीं और ना ही मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल हूँ। बेहतर होगा खुद को मेरे हवाले कर दो। ज़ैन ने उसके चेहरे को दबोचते हुए कहा, आप झूठे हैं और धोखेबाज हैं। मुझे धोखा दिया कोई फ़र्क नहीं है आप में और अज़हर खान में। आप सब एक जैसे हैं। आमना गुस्से से चिल्लाई, आवाज़ नीचे। ज़ैन ने उसका जबड़ा दबोचे कहा, खबरदार उस कमज़ाद से मुझे मिलाया तो जान ले लूँगा तुम्हारी। उसी कमज़ाद की बेटी को अपनी ज़रूरत का सामान बनाने लगे हैं। आमना ने भी जवाब दिया। ज़ैन ने अगले लम्हे उसे वापस बिस्तर पर पटका और उसका दुपट्टा उसके तन से दूर उछाला। आमना ने दहते दिल से उसे देखा। मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो तड़पते हुए बोली। ये तो तुम पे है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर नहीं करोगी। वो एक ही झटके में उसके और अपने दरमियान तमाम फासलों को मिटाता उसके करीब हुआ। उसकी धड़कनों पर अपने हाथों का शिद्दत भरा लम्स बिखेरते हुए उसकी सिसकियां निकलवा गया। अभी तुमने मेरा एक रूप देखा है, अभी तुम्हें मैं अपना एक खास रूप दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो उसके मजीद करीब झुकते हुए जुनूनी अंदाज में बोला था। प्लीज ज़ैन, मुझे नहीं पता अज़हर खान ने आपके साथ क्या बुरा सलूक किया है, लेकिन प्लीज मुझे उनके किए की सजा मत दें। वो ना चाहते हुए भी रो दी। उसने जो किया है इसका खमियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हारी सजा मेरी कुर्बत ही है। वो उस पर शिद्दत से झुका। आमना की सिसकियों को वो अपने होठों में घोटता उसे मजीद सिसकने पर मजबूर कर गया। आमना बेबस सी बिलक उठी थी। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ। ज़ैन ने खुद को भी हर पर्दे से आजाद करते उस पर साया करते कहा। इस पर आमना का सांस हलक में अटका। ज़ैन के जिस्म से अपने जिस्म पे होता महसूस करते वो अपने लब दांतों तले कुचल गई। ज़ैन उसका ये मासूमाना अंदाज से एकदम पिघल गया। वो बहुत नाजुक सी थी, उसके पहाड़ जैसे वजूद के नीचे वो दब गई। वो अब सांस भी मुश्किल ले पा रही थी, लेकिन उस वक्त वो जुनून नहीं था, उसे अपनी मोहब्बत में भिगोने की जुस्तजू में था। 30 साल उसने कंवारेपन के गुजारे थे। जोया से निकाह उसका 2 माह पहले ही हुआ था, लेकिन उससे बराना हालत में वो अपने दोस्त के साथ रंगे हाथों पकड़ चुका था। उस दिन वो उसे एक तलाक भी दे गया, लेकिन उसकी माँ की कसम ने उसके लफ्जों को रोक दिया। अगर वो अपनी कसम ना देती तो वो उस जोया से अपना नाम भी छीन लेता। उसके बाद उसकी माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ैन की ना हाँ में ना बदली। वो अपने जज्बों में जितना खड़ा था मुकाबिल को भी इतना ही खड़ा मांगता था, जो सिर्फ उसका हो और सर से पैर तक उसी का हो, ना कि औरों के बिस्तर की जीनत बन चुकी हो। जोया उस दिन नशे में थी और खुद से कंट्रोल होते वो ज़ैन के करीबी दोस्त के साथ हम हुई थी और ज़ैन ने उसे देख लिया था। वो चाह के भी अपना इत्मीनान पहले जैसे बहाल नहीं कर सकी थी। वो ज़ैन से मोहब्बत करती थी, उसे पाने का उसे जुनून था। उसके जिस्म तक रसाई हासिल करना उसका पहला मकसद था, जिसमें वो नाकाम रही क्योंकि ज़ैन उसे अछूत समझता था और वो इतना ही उसके लिए पागल होती थी। और आज वो नफरत के जज्बे से आमना के जानी पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नाज़ुकी को महसूस करके वो नरम पड़ गया। अपने जिस्म पे ज़ैन के दिए गए दिल फरेब लम्स को महसूस करते इस बार आमना की सिसकियां गूंजी, लेकिन इसमें दर्द का अंसर कम और सुकून का अंसर ज्यादा था, जिसे ज़ैन महसूस करते मजीद मदहोश हुआ। वह एहसास ज़ैन के रगों में भी सुकून बन के उतरा था। एक ही झटके से वो इसमें समाया कि आमना तड़प के रह गई। इस पर अपनी जनूनियत को बिखेरता वो उसे होशावास भुला गया। ज़ैन की नरमी कहीं खो गया। पूरे कमरे में दोनों सांस भरते मौजूद थे। मदहोशी और सिसकियां थी जो उन दोनों के एक होने का पता दे रही थी। उसको अपने ऊपर करते वो फिर से अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करने लगा। आमना को सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। ज़ैन की जुनूनियत वो 20 साल लड़की सहते सहते नढाल हो चुकी थी, लेकिन ज़ैन की जुनूनियत कम नहीं हो रही थी, बल्कि गुजरती रात में उनमें इजाफा होता चला गया। आमना इस हासाती रिश्ते के मुकम्मल होने पर खुश नहीं थी, लेकिन नाराज भी थी। ज़ैन शाह उसे पहली नज़र में एक अच्छा इंसान लगा था, बल्कि एक मसीहा लगा था जो जमशेद और अज़हर खान जैसे शैतान से उसे बचा सकता था, और यह सब तभी मुमकिन था जब वो खुद को ज़ैन के हवाले कर देती। फिर उसके वजूद की हिफाजत वो खुद करता, जब उस पर अपने नाम की मोहर लगाता। और ज़ैन शाह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी पहचान उसका नाम था। एक ज़ैन शाही था जो उसके बाप और जमशेद खान से टक्कर ले सकता था। यही वजह थी कि वो ज़ैन की शादीशुदा होने के बावजूद उसे निकाह की ऑफर कर चुकी थी, जिसे ज़ैन ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लिया। ज़ैन प्लीज, बस उसकी शिद्दतों से नढाल होते वो आंखें टूटते बिखेरते सांसों में बोली थी, जिस पर ज़ैन की शिद्दतों में मजीद इजाफा हुआ। वो अपने अमल में तेजी लाते, उसकी जान लबों पर लाते एकदम पुरसकून होता। उसे भी पुरसकून कर गया। अगर मुझे वो लड़की ना मिली तो तुम्हारी मौत पक्की
کی ہے اظہر خان اور میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ جمشید خان کی آواز میں گراہٹ تھی۔ وہ مل جائے گی، وہ آپ ہی کی ہے، یہ وعدہ ہے ایک خان کا، جمشید کو یقین دلاتے کہا۔ 24 گھنٹوں میں ایسے اسے ڈھونڈ کے میرے حوالے کرو، نکاح اب بعد میں کروں گا، پہلے اس کے نازک جسم پر اپنی مہر لگاؤں گا۔ جمشید کی نگاہوں میں آمنہ کا نرم و نازک سراپا گھوما۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں، سب جگہ بربادی ہوگی۔ جمشید کو آمنہ اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اظہر خان سے آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اظہر خان اس کے ہر غلط کام میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ برسوں سے اس نے اپنی آمنہ کو چھپا کے رکھا تھا، لیکن ایک دن اس کی نظر اس پر پڑ ہی گئی اور اپنے قرضے کے بدلے جمشید نے اسے آمنہ مانگی، ورنہ جو قرض لیا تھا وہ اسے واپس کر کے اپنی بیٹی کو بچا سکتا تھا۔ لیکن اظہر خان نے کسی طرح آمنہ کو جمشید کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی کر لیا، لیکن عین نکاح والے دن اسے یہ پتہ چل گیا کہ اس کے پاپا جس شخص اس کا نکاح کر رہے ہیں وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ بہت بڑا گنڈا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نکاح والے دن گھر سے بھاگ گئی اور ابھی تک کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ صبح زین کی آنکھ کھلی تو آمنہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتے زین کے چہرے پر ایک بھرپور مسکان آئی، لیکن شاید یہ بھی وقتی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کے اندر اپنی محرم کی طلب جاگ گئی، کیونکہ ساری رات اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر ہی میں وہ نیند میں چلی گئی تھی۔ لیکن ایک بار پھر اس کے بالوں پر میں ہاتھ چلا گیا تھا، وہ اس پر اپنے لب رکھ گیا۔ ایک طلب جاگی تھی اس کے اندر، رات کی غربت کے بعد اس سے مزید بے چینی ہو رہی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے اسے اپنے اوپر کرتے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ایک بار پھر سے زین کو رات والے روپ میں دیکھتے ہوئے دل و جان سے کام۔ نہیں زین پلیز ابھی نہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اچھا بھی دور کر دیتا ہوں تمہارے سارے درد، اس کے جسم کے ہر حصے کو گہرائی سے جانتے اس کے کمزور مزاحمت کو نظر انداز کرتا پھر سے اپنا جنون اس پر نچھاور کرنے لگا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوئے، جبکہ زین اب شدتوں سے اس کی جان پھر سے ہلکان کیے ہوئے تھا۔ وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کیے خود ہی اسے شاور جیل سے بات دے رہا تھا، جبکہ وہ بچوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، جو انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو کچھ نہیں کیا میں نے، وہ شاور بند کرتے اسے ٹاول پہناتے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ آپ وہ ظالم ہے، وہ آنسو پہنچتے بولی۔ ایک ہی رات میں یہ خطاب اسے باہوں میں بھرتا باہر آیا اور ڈریسنگ پہ اٹھاتے ٹاول سے اس کے بال خشک کرنے لگا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا ٹاول سر پہ رکھے وہ اس کے ماتھے تک لے آیا تھا۔ اس کی سرخی آنکھوں کی لبوں کو دیکھتے ہی زین نے پھر سے پیار بھری جسارت کی تو اب کی بار آمنہ نے اسے زور سے چٹکی کاٹ دی۔ اے مار کھاؤ گی؟ زین نے اسے گھورا۔ اور آپ جو کر رہے ہیں اس کا کیا؟ اتنا پاگل دیوانہ کون ہوتا ہے؟ رات سے اب تک آپ نے مجھے پاگل کر دیا۔ ایک طرف آپ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ نم لہجے میں بولی۔ ہاں غصہ تھا، نفرت کیوں کرنے لگا؟ وہ اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ غصہ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کا ایک ڈریس الماری سے نکالتا اس کی جانب آ گیا۔ یہ ڈریس کب لایا آپ؟ وہ حیرانی سے اس کے ہاتھ میں ایک ڈریس دیکھتے ہوئے بولی۔ زین نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ سب زین نے اس زویا کے لیے لیے تھے جب ان کا نکاح ہوا تھا۔ خیر وہ مارکیٹ جاتا تو جب بھی کچھ پسند آتا لے آتا، لیکن نیت یہی کرتا کہ وہ اپنی بیوی کو دے گا۔ پر زویا صرف منکوحہ کے سریے تک ہی رہ گئی، منکوحہ کے درجے تک ہی رہ گئی اور آمنہ بیوی بن گئی۔ خود پہن لو گی نا؟ وہ ڈریس ہینگر سے نکالتے پوچھنے لگا۔ جی پہن لوں گی۔ وہ گھبرا کے فوراً ڈریس لیتی باتھ روم کا رخ کیا۔ خان جی، بیوی جی کا پتہ چل گیا؟ اظہر خان کے خاص آدمی نے اسے آتے ہی اطلاع دی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو اس کے آدمی نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اظہر خان ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی جدید طرز کے خوبصورت لباس جو کہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ اظہر خان سے نظریں ہٹانا ہی مشکل تھا۔ آپ کی بیٹی مسنگ ہے؟ وہ ایک آواز سے بولی۔ ہاں میری ہی بیٹی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اظہر کی بے چینی تھی زین شاہ کے پاس۔ اس کی اگلی بات پہ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ زین شاہ نے اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جیسے بھی پہنچی، اس بات کو چھوڑو، پہنچ گئی ہے نا، اب اسے واپس لے کے آؤ، تبھی تمہیں اظہر خان یعنی خان کا بیٹا مانوں گی۔ زویا نے اسے کہا۔ مجھے اپنی بیٹی زین سے واپس لینا آتی ہے۔ زویا نے ایک طنزیہ مسکان پاس کی، جبکہ اس نے زین کے نکاح کی بات کو چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اظہر خان آمنہ اور زین کے نکاح کی بات سنتے شاہ سے
दस्तबरदार ना हो जाए। क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो? हवेली में एंटर हुई तो जमीला बेगम ने उसके चेहरे पर गैर मामूली खुशी देखी। अरे मम्मा, यहाँ आए, आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनानी है, वो बोली। बहुत जल्द यामना नाम का कांटा हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। वो मायने खेस आंखों से बोली। क्या मतलब? क्या करके आई हो? वो घबरा गई। मम्मा यार, अब लेक्चर देना ना शुरू कर देना। उनके अल्फाज अभी मुंह में थे कि जैन आमना का हाथ थामे उसे मेज पर ले आया। सुबह का नाश्ता उन्होंने रूम में किया था और अब खाने के वक्त वो बाहर निकले थे। जमीला बेगम ने मुंह बनाया लेकिन खामोश ही रही। खाने के दौरान जैन अजीब निगाह से सामने दुश्मन रूप में छुपे दोस्तों को देख लेता है। उसका अंदाज उस कदर जानलेवा था कि अचानक से जोया को जैन की नजरों में अपने लिए तपश सी महसूस हुई। तो खाना खाते उसे छू आंथू लगी। आप ठीक हैं? उसकी जानिब आमना ने पानी का गिलास बढ़ाया और उसकी कमर को सहलाया। जैन ने सरनफी में हिलाया कि इतने भी मुलाजमा ने आकर किसी अजहर खान के आने की इत्तला दी। जैन के चेहरे को मुस्कान ने छुआ तो वो वहीं आमने के चेहरे का रंग उड़ा। उसने बेख्तियार जैन की कलाई को दबोचा। मैं जब तक कहूँ बाहर मत आना। वो धीरे से उसके कान में सरगोशी करके उठ गया, जबकि आमना दिल ही दिल में दुरूद शरीफ का विर्द करने लगी। जैन बाहर हॉल में आया। अजहर खान बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कहो अजहर खान, कैसे आना हुआ? जैन ने सोफे पर बैठ के टांग पे टांग जमाए पूछा। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मेरी बेटी को बुलाओ अभी के अभी। अजहर खान गुस्से से चिल्लाया। आवाज नीचे रख के बात करो। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है, जैन शाह का घर। खबरदार, जो आवाज ऊंची हुई हलक से खींच लूंगा, समझे? जैन गुस्से से सर्द आवाज में बोला। मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अजहर खान भी अपनी डिमांड से पीछे न हटा। कौन सी बेटी? तुम्हारी बेटी। वो यहाँ जब आई थी तो अजहर खान की बेटी थी, अब वो जैन शाह की बीवी है। जैन की कड़कदार आवाज पर उसने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींची। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अजहर खान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आपकी बेटी ना सिर्फ मेरी बीवी बन चुकी है, बल्कि हमारे बीच एक गहरा ताल्लुक भी जुड़ चुका है। अब आपके लिए बेहतरी इसी में है कि अपने रास्ते जाएं। देखो जैन शाह, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। इसे छोड़ दो अजहर खान, जैन शाह ने उसे सख्त आवाज में पुकारा। खबरदार, जो अपनी आवाज से मेरी बीवी को मुझे छोड़ने का कहा तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। चलो निकलो यहाँ से फौरन। वो गुस्से से बोलता इशारे से बाहर का दरवाजा दिखा गया। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। अपनी बेटी तो मैं लेकर ही रहूंगा। अजहर खान अपनी चादर झटके से एक कांधे से दूसरे कांधे पर डालते बाहर का रुख कर गए, जबकि जैन शाह वापिस अंदर की जानिब आया जहाँ जोया ने मुंह आमना पर हाथ उठाया था। जोया अचानक जैन की आवाज पर उसके चेहरे पर एकदम हवाइयां उड़ने लगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? जैन ने जोया को अपने साथ लिपटाया तो आमना ने हैरत से दंग उस शख्स को देखा जो एक रात में ही इतना बदल गया था। जैन, ये लड़की बीवी है मेरी। जैन ने उसकी बात काटी। जैन, तुम जोया से ज्यादा इस लड़की को कैसे फौकियत दे सकते हो? जमीला बेगम ने भी बीच में बोलना जरूरी समझा, क्योंकि मैं इस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा दे चुका हूँ। इसे मजीद अपनी बाहों में लेता उसके 14 तबक रोशन कर गया। उसका इस कदर बेबाक अंदाज देखते जमीला बेगम समेत जोया को भी सख्त गुस्सा आया, लेकिन जैन के आगे बोलना मतलब अपनी शामत लाने के मुतरादिफ था। आमना, मुझे तुम्हारी तलब हो रही है, मुझे सुकून चाहिए तुमसे। वो गमगीर लहजे में कहता आमना को अपने साथ चिपकाए अपने रूम की चानी फट गया। आमना ने रूम में आते ही एकदम जैन से फासला बनाना चाहा। खबरदार, जो मुझसे 1 इंच भी दूरी बनाई जान ले लूंगा तुम्हारी। जैन ने उसे घूरते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तो रात से क्या कर रही हूँ? जान हथेली पे ही तो लाई हुई हूँ, वो रूठे अंदाज में बोली, जबकि इस बात पे जैन का कहका था जिसमें आमना ने उसे घूर के देखा। बेशरम। जैन की तरफ से रुख हटाती दूसरी छानी फिर गई। जैन ने उसकी कमर के खम पर हाथ फेरते उसे खींच के अपने नजदीक किया तो वो उसकी तरफ जा लगी। जैन, उसने नम लहजे में पुकारा। जैन की जान। वो उसके चेहरे पर झुकता उसे मोहब्बत से पुकारता, मोहब्बत पाश नजर से उसे देखने लगा। आमना की आंखों में हैरत थी। क्या मैं आपकी जान हो सकती हूँ? कुछ पल के बाद जैन ने उसे अपने सीने में भींचा। रात की कुर्बत के बाद भी ये सवाल करने की गुंजाइश बनती है क्या? उसका मूड फिर से तब्दील होने लगा था। जैन, बाबा आए थे क्या? कहा उन्होंने? उन्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। उसकी इस कोशिशों पर जैन के चेहरे को धीमी मुस्कान छुआ और साथ ही वो उसने खुद से करीब कर गया। एक ही रात में तुमने मुझे अपना बना दिया है। अगर थोड़ी सी मजीद दूरी और बनाई तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। वो उसकी चानी पड़ा। आमना का सांस हलक में अटका। जैन, प्लीज। डरते डरते जैन को रोकना चाहा। जैन ने तीखी निगाहों से उसे देखा। मुझे रोकने की हल्की सी
मज़ाहमत भी ना करना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। आमना की सांस गहरी हुई। ज़ैन, आपको सहन करना इतना आसान नहीं, वो नम लहजे में धीमे से बोली। जानता हूँ, और ज़ैन शाह को सिर्फ आमना ही सहन कर सकती है। एक ही झटके में उसे खुद से करीब करता मोहब्बत पाश लहजे में बोला। आमना की सांसें गहरी हुई कि तभी दरवाज़ा खुला और ज़ोया अंदर दाखिल हुई। लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखों में शोले लपकने लगे, चेहरे पर शर्म हया की लाली बिखर गई। जबकि ज़ैन ने गर्दन फेर कर एक नजर उसे देखे, दांत पे दांत जमाए सख्ती से उसे देखा, जैसे कह रहा हो दफा हो जाओ यहाँ से। जोया की आंखों में ढेरों आंसू झलमलाए। इतना अरमान था उसे ज़ैन की बाहों का हार बनने का, और उसने एक रात पनाह लेने वाली लड़की को अपने निकाह में लेती ही अपनी सारी शिद्दतें उस पर निछावर कर दी थी। आमना जोया को यूं सामने देखते बुरी तरह मचली, लेकिन ज़ैन ने उस पर अपना सारा प्यार लुटाते उसका झटपटाना रोका था। जोया बेशर्मों की तरह अभी वहीं खड़ी थी। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ैन, तुमने मेरा हक किसी बाहर वाली को दे दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ज़ैन चिल्लाया कि आमना भी बुरी तरह सहमते अपनी कमजोर मज़ाहमत तर्क करके। दूसरी तरफ जोया बुरी तरह तड़प सी गई थी। ज़ैन की आंखों में वार्निंग वाज़ेह थी। एक नजर आमना को देखते जोया बाहर निकल गई। ज़ैन ने उठते हुए दरवाजा लॉक किया और वापस आमना तक आते कमरे की लाइट भी ऑफ कर गया, जबकि विंडो से रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी, जिसमें वो ज्यादा तो ना सही लेकिन एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। वो उसके पास वापस लौटते ही एक बार फिर सामना पर हावी हुआ, बल्कि पहले से भी ज्यादा शिद्दतों से वो इसमें शामिल हुआ कि इस बार आमना की चीखें निकलवा गया। कमरे में मायनी खेज सरगोशियां गूंजने लगी। बहुत सी शिद्दत इस पर अपनी जुनूनियत बखेरता मदहोशी में बोला, जबकि आमना का तो वो हाल था कि बस ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इतनी ताकत है और सारी की सारी मुझ पर उतर रही है। दिल ही दिल में सोचते हुए ज़ैन के दिए लम्स पे तड़प सी गई। ज़ैन शाह उसकी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह साबित हुआ था, जिसने सब उलट पुलट करके रख दिया था। फिर भी मुतमईन थी कि उसे छूने वाला पहला और आखिरी मर्द ज़ैन शाह ही था। जमशेद तक जैसी खबर पहुंची वो गुस्से से पागल हो गया। ज़ैन की पहुंच से वो भी वाकिफ था, इसलिए बुरी तरह पेशो ताप खाता रह गया। जानता था भी उस लड़की का हसूल नामुमकिन हो गया है। उस लड़की का दिलकश सरापा उसे मजीद बेचैन कर रहा था। अजहर खान, ये सब ठीक नहीं हुआ। मुझे वो नाजुक सी लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए थी, और तुम मुझे बता रहे हो कि वो ज़ैन शाह उसे अपने निकाह में ले चुका है। कैसे? पहला हक तो मेरा था ना, वो चलाया कि तभी मुलाजिम ने एक लड़की के आने की इतला दी। अजहर खान ने जमशेद पे एक नजर देखा और उस लड़की को अंदर लाने को कहा। जोया ने अंदर आते अजहर को गुस्से से देखा। कैसे बाप हो तुम? वो भड़की थी। जमशेद की निगाहें उसके जिस्म के आर पार हुई, जिससे अनजान वो अजहर खान से बात करती चली जा रही थी। उस ज़ैन की पहुंच से कौन वाकिफ नहीं। आमना के लिए उसकी आंखों में जुनूनियत देखी है, कैसे उसे साथ ला सकता था। ज़ैन अपने दुश्मनों से बात में करता है, गोली पहले चलाता है। अजहर खान ने नफरत से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उस लड़की को तुम तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके बाद उसे ज़ैन तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो उन्हें साथ वार्न कर रही थी, जबकि जमशेद की नीयत अब उस पर खराब हो गई। उसे तो बहुत खिलता हुस्न चाहिए था। चेहरा बदल जाता तो क्या फर्क पड़ता है, लड़की ही है ना, जैसे ही मिलेगी उसे जमशेद के हवाले करूंगा और मुंह मांगी रकम दूंगा। अजहर खान की बात पे जोया ने जमशेद की तरफ देखा। उसे बर्बाद कर देना, रुस्वा कर देना, किसी को मुंह दिखाने के लायक न छोड़ना, और इतना बुरा हाल करना कि ज़ैन उसे दोबारा अपना न सके। जोया के लब व लहजे में हकारत वासे थी। तुम्हारा ज़ैन से क्या ताल्लुक है? जमशेद की गहरी नज़र उसके जिस्म के खदुखाल में अटक गई। शौहर है वो मेरा, लेकिन एक दिन मेरे करीब नहीं आया और तुम्हारी बेटी एक ही रात में उसकी बाहों तक पहुंच गई। जोया की बात पे जमशेद की आंखें चमक उठी कि इसके जरिए ज़ैन से बदला लेने का सुनहरी मौका हाथ लग गया था। वो पलटी थी कि जमशेद ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। वो बुरी तरह बुखला गई, लेकिन जमशेद ने उसे सोचने समझने का मौका दिए बिना अपने कंधे पर उठाया। ज़ैन को पैगाम दे दो कि अपनी बीवी चाहिए तो मेरी आमना मेरे हवाले कर दे। जमशेद कतई अंदाज में कहता रोती चिल्लाती जोया को लिए अपने साथ बाहर निकल गया, जबकि खान सर पकड़ के बैठ गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे, जबकि वो दोनों एक दूसरे से गहरी नींद में थे। पहले ही शौर लेते वो मगरिब की नमाज एक साथ अदा करते हुए सोए थे कि ज़ैन के नंबर पर उगती काल से उसकी आंख खुली। धीरे से आमना की जानिब देखा, जिसका चेहरा इंतहाई लाल हो रहा था। सर्दी में रात से 3 से 4 दफा शौर लेते हुए नढाल हुई उसके सीने पर सर रख के सो रही थी। मोबाइल पर एक बार फिर से आवाज आने लगी। ज़ैन ने कॉल रिसीव की और आगे से जो खबर उसे सुनने को मिली, उसको लगा उसका सांस थम गया हो। वो कॉल बंद करता, आमना का सर बहुत आराम से बेड पे रखते खुद फौरन उठता, ड्रेसिंग रूम में बंद होता और जल्दी में तैयार होता बाहर निकल गया। सर मैम, सोया जमशेद के कब्जे में है और अजहर खान की डिमांड
डिमांड है कि उसकी बेटी को वापस लौटाया जाए, तभी वो जोया मैम को वापस देगा। अपने खास आदमी की बात याद करता वो हवा के घोड़े पे सवार उस जगह पहुंचा जिस जगह जमशेद की लोकेशन का बताया था। जैन अकेला नहीं था, उसका 2 DSP अली शाह भी पूरी टीम के हमरा उसके साथ था। जमशेद के पास पहुंचते अली शाह ने अटैक किया। जमशेद के आदमियों को संभलने का मौका न मिला, लेकिन फिर भी वो अपना दफा करते रहे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलियां चल रही थी और बिल आखिर जीत जैन की हुई। जमशेद के अड्डे को DSP अली शाह ने अपने कब्जे में ले लिया। जैन बेधड़क आगे बढ़ता चला गया। सब जगह वो जोया को तलाश कर रहा था, लेकिन उसे जोया कहीं नहीं दिखाई दे रही थी कि तभी एक कमरा खुला तो जैन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जोया बुरी हालत में फर्श पर पड़ी थी। उस पर मौजूद कपड़े फटे हुए थे, खराशों और चोटों के निशान भी थे। चेहरे पर उंगलियों के निशान वासे थे। जैन ने कर्ब से आंखें मींच ली। उसकी जानी पड़ा, नहीं जैन, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना, मैं नापाक हो गई हूँ। वो दीवार में समाते बिलक बिलक के रोते गहरे सांस लेते बोली, तुम्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। जैन ने अपनी शर्ट उतार के उसके तन को ढांपने की कोशिश की और कुर्ब से बोला, क्यों? मुझे मर जाने दो जैन, मैं सबकी खुद जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, अच्छी बेटी बन ना सकी, ना अच्छी बीवी, मैं तो अच्छी इंसान भी नहीं बन सकी। आमना की इज्जत का सौदा करने आई थी, अपनी ही इज्जत गवा बैठी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट के रो दी। उसके बाद फिर जैन ने अपने लब बुरी तरह भींचे। उसका जी चाहा कि सामने इस लड़की का गोला घोंट के मार डाले, लेकिन वो अपने किए की सजा भुगत चुकी थी। धीरे से उसने अपनी बाहों में उठाते वो बाहर का रुख कर गया। पहली बार जैन ने उससे छुआ था जब कोई नामहरम उस पर अपनी मोहर लगा चुका था। जोया ने बेयकीनी से उसे देखा। वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। जमशेद फरार हो गया था, लेकिन अली शाह और उसकी पुलिस उसे ढूंढ रही थी। जैन जोया को अस्पताल लाया था। वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। जैन दीवार के साथ टेक लगाए गहरी संजीदगी से वहां खड़ा था। जमीला बेगम को इतला कर चुका था। वो जैसी ही अस्पताल आई, जोया पे गुजरी क़यामत उन पर पहाड़ बन के टूटी। फुफो, इतना कुछ हो जाने के बाद मैं जोया सब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसने जो करना था वो हुआ नहीं। कहते ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले उसमें खुद ही गिर जाते हैं। जोया ने आमना के लिए गड्ढा खोदा और खुद उसमें जा गिरी। उसकी इतनी बड़ी गलती मैं माफ नहीं कर सकता। जी तो चाहा कि जान से मार दूं उसे, लेकिन आपका लिहाज कर गया। लेकिन अब बस तलाक के पेपर आपको मिल जाएंगे। दादा जान का घर आपको मुबारक हो। अब आप अपनी बेटी के साथ वहीं रहे। बिजनेस में उसके हिस्से जो हैं वो उसको मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखा। वो ये कह कर चला। जमीला बेगम वहीं एक बेंच पर बैठे आंसू बहाने लगी। जमशेद पकड़ा जा चुका था और जैन ने जोया को तलाक दे दी थी। जोया पहले से बेहतर हो चुकी थी। जिस्म के जख्म भी भरने लगे, लेकिन जो जख्म उसकी रूह पर लगे थे वो कभी नहीं भरने वाले थे। जैन के तलाक देने पर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। वो खुद को अब जैन के काबिल समझ ही नहीं रही थी। जमीला बेगम उसका अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन उसे चुप सी लग गई थी। जैन के माँ बाप फौत हो चुके थे। वो अपनी फुप्पो को ही माँ समझता था और जोया उसकी कजन थी। खैर अजहर खान ने जैन के पास आते ही उससे माफी मांगी कि वो मकरूज था, इसलिए उसने ये सब किया, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी एक मजबूत हाथों में थी जो उसकी हिफाजत करना अच्छे से जानता था। आमना ने जैन की तरफ देखा जैसे इजाजत मांग रही हो कि वो बाप के गले लग जाए। जैन उसे घूरी से नवाजा। उसका अपने सामने किसी और को अहमियत देना भी जैन को चुभता था। आप मेरे सगे बाबा नहीं है, लेकिन कभी मुझे सुतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, सिवाय इन लम्हों में जब जमशेद मुझसे निकाह करने वाला था। बहुत अकेलापन महसूस किया मैंने तब। आमना की आंखें भीग गई तो अजहर खान ने उससे भी माफी मांगी। वो जा चुके थे। जैन उसकी जानी पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। आज के बाद ये आंखें मुझे मुस्कुराती मिले। उसे अपने साथ लगा लिया। जैन में अजहर खान की सगी बेटी नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला था। वो सर झुकाए बोली, जानता हूँ पहले दिन से, तभी तो कहा था कि तुम्हारी झूठ की सजा मेरी कुर्बत है। उसके माथे पर लब रखते बोला, जोया कैसी है? बेख्तियार उसे जोया की याद आ गई। वो जैन हाउस आया था। आमना को लेकर वो अपने महंगे अपार्टमेंट में रह रहा था, जबकि एक महल जैसा बंगला वो तैयार करवा चुका था। वो जल्दी वहाँ शिफ्ट होने का इरादा रखता था। ठीक होगी, तुम मुझ पर फोकस किया करो। मुझसे ज्यादा किसी और को फोकस करती हो तो मुझे गुस्सा आता है। वो उसकी गालों पे लब रखते बोला था, तो वह जैन आमना जैन की कुर्बत और उसकी सच्ची मोहब्बत में दिन ब दिन निखरती जा रही। उसके चेहरे पर फैलते रंग जैन को बहुत प्यारे लगते थे। एकदम से वो उसे अपनी बाहों में भर गया। जैन वो एकदम डर गई। क्या हुआ? इतना डर कैसा? जैन पे यकीन रखो, कभी हल्की सी चोट भी नहीं पहुंचने देगा। तुम मेरी जिंदगी, मेरे दिल में आने वाली पहली लड़की हो। तुमसे पहले जिंदगी फीकी थी, रंग भर दिए हैं तुमने मेरी जिंदगी में। तुम मेरी वफादार हो, सिर्फ मेरी हो। उसे एक बात के बदले पूरा जैन शाह तुम्हारा। वो उसे कमरे में लाते, बिस्तर पर लिटाते उसके माथे पर लब रख गया। पूरा जैन भी मेरा और उसकी जुनूनियत भी मेरी। आमना ने जैन शाह के गले में बाहें हाइल करते उसके सीने पे लब रखते कहा, जैन तो जैसे पागल ही हो गया और अगले ही लम्हों में दोनों एक दूसरे में गुम, सारी दुनिया भूल गए।